हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो मैकेनिक्स में हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। और एक बार फर्स्ट क्विक रिवीजन देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी होगी तो आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज के थ्रू बताइएगा। वैसे अभी किसी बच्चे की मुझे कोई क्वेरी मिली नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि सारे बच्चों को ई लेक्चर के थ्रू बच्चे कनेक्ट हो पाएँ। और जो मैकेनिक्स के जो भी टॉपिक्स उनको नहीं समझ में आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो क्या नाम है, इसको देख के अपना क्लियर कर पाएँ, या कोई अगर डाउट है तो वो कंफर्म एक बार पूछ सकें। चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। जैसा कि हम लोग ने देखा था यूनिट अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, ब्रांच क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है वो प्रीवियसली देख चुके थे। ठीक है, तो कुछ असाइनमेंट वगैरह जो है अभी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वो असाइनमेंट आपको लिख के अपने पास रखना है, और जब ओपन होगा या प्लेटफॉर्म बताऊंगा तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे कि अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि कौन सी यूनिट होती है, क्या होती है, किस तरीके से यूनिट निकाला जाता है, और क्या किस तरीके से एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने देखा था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है कि अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है। मैकेनिक्स आपको पता है कि जो भी क्या नाम है, किसी भी वस्तु पर लगने वाले बलों और उन बलों की वजह से वस्तु की स्थिति में आने वाले होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जो है मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और जब हम उसे जनरल डेली लाइफ में उन लॉज को मैकेनिक्स के अप्लाई करते हैं या उनको कंसीडर करते हैं, तो वो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ब्रांचें हमने पहले भी डिस्कस करी थी। स्टैटिक डायनेमिक्स होती है, ठीक है, और स्टैटिक डायनेमिक्स में भी दो ब्रांचें होती हैं, जो कि जिसको काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य ब्रांचें हैं जो मैकेनिक्स की क्या नाम है होती है, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब जब बॉडी मूवमेंट कर रही हो, और स्टैटिक्स मतलब स्थिर हो। ठीक है, फिर ऐसे गैस के लिए होता है, फिर एयर के लिए होता है एरोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स। देखिए, उसके अलावा जो हमने पढ़ा था अप्लाइड मैकेनिक्स, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफरेंट मैकेनिज्म होती हैं या मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डेली लाइफ में हमारा जो मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे संबंधित जो क्या नाम है प्रोसेस होती है, उसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन हमने डेली लाइफ का कुछ डिस्कस किया था, जैसे चलना, फिसलना, तैरना, पतंग उड़ाना, ईटी, बहुत सारे एप्लीकेशन है। फ्रिक्शन क्या नाम है मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप फोर्स लगाते हो किसी बॉडी पे, ठीक है, रिएक्शन, ये सब मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मैकेनिक्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा फिर हमने देखा था, अगर नहीं बात किया था तो कर लेते हैं। पदार्थ जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मटेरियल के, वो थोड़ा टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड मतलब क्लोज, उनके बीच की जो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्लोज होती है और टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, और उनको तोड़ना आसान, मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इन रिस्पेक्ट लिक्विड एंड गैस। और जबकि द्रव में क्या होता है, कुछ अपेक्षाकृत जो है ठोस से दूर होते हैं, और जो बॉन्ड होता है वो द्रव कितना मजबूत नहीं होता है, और ठोस कितना मजबूत नहीं होता द्रव में, और गैस में तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। उसके अलावा हमने पिंड की बात करी थी। तो अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो जिसके कि दो कॉन्सिक्यूटिव दो जो है पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगाने पे भी डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस परिवर्तित ना हो, तो उसको हम
रिजिड बॉडी कहते हैं। पार्टिकल जो है कि पदार्थ का ऐसा भाग जिसकी कोई माप नहीं होती है, मास नहीं होता है, वेट नहीं होता है, ठीक है, उसको हम कण बोलते हैं। उसके अलावा हमने देखा था गति और विरामावस्था। गति अवस्था क्या होता है कि किसी बॉडी या किसी भी क्या नाम है पदार्थ की गति अवस्था, उसको गति अवस्था में तब माना जाता है जब सामने वाली जो कोई दूसरी बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, जबकि विरामावस्था अगर नहीं चेंज हो रही है। उसके बाद देखते हैं पाथ ऑफ मोशन कि मोशन कितने पास से होता है, तो रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ठीक है, रोटरी मोशन जिसको बोलते हैं। उसके अलावा विस्थापन की बात करें और दूरी की, तो विस्थापन जो है हमारा वो सदिश राशि है, दूरी हमारी अदिश राशि है, ठीक है। दूरी में क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी है शुरू से लेकर अंत तक वो सारी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, जबकि विस्थापन फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। वस्तु का भार, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, भार की अगर बात करेंगे तो मास में जी से मल्टीप्लाई करते हैं। चाल बेग में अंतर, चाल की बात करें तो ये अदिश राशि होती है, बेग की बात करें ये सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु की पोजीशन होती है उसकी चेंज ऑफ रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, while if we consider direction as well then it's called velocity। इसके बाद देखते हैं त्वरण और मंदन। त्वरण में क्या होता है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, मंदन में हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होती है, ठीक है। उसके अलावा संवेग, अगर संवेग की बात करें तो संवेग के अलावा भी हमने कई और क्वांटिटी डिस्कस करी थी। तो संवेग जो होता है हमारा वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। जो हमारी कोई बॉडी है तो उसको कितने वेग से मूव कर रही है और उसका द्रव्यमान कितना है, तो दोनों के जो क्या नाम है डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ये संवेग बोलते हैं। उसके अलावा कार्य, तो बल गुणे बल की दिशा में कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद राशियों की बात हुई थी। राशियों के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ठीक है, इनको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमने डिस्कस करा था कि सदिश राशियाँ वही राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, है ना, परिमाण के साथ साथ या जो उनका मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है कि किस दिशा में वो राशि जो है वो कार्य करेगी, ठीक है, या लगेगी। जबकि हमें अदिश राशियों में ऐसी किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सदिश राशियों में अगर हम बात करेंगे तो अगर इनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है तो हम राशि के ऊपर जो है एक तीर के साथ जो एरो होती है उसको लगाते हैं, तो उससे हम सदिश राशियों को व्यक्त करते हैं। जबकि अदिश राशियों की बात करें तो उससे हम कोई एरो नहीं लगाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गई, ठीक है, ये सब अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। और कोई अगर आपको डाउट है तो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में या कभी भी आप जो है मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके वो डाउट जो है अपना क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपका असाइनमेंट जो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है ये आपको अपने पास रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बस इसके बारे में, लेकिन हर एक इंडिविजुअल किसी कॉपी नहीं करेगा। जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है, आप बुक्स उठाइए, कहीं से थोड़ा फाइंड आउट करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। और वो असाइनमेंट जो है मैं
या तो आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, या तो जब क्लासेस आपकी ओपन होंगी ऑफलाइन तो वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। तो असाइनमेंट में जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्या है, राइट सम यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ फ्लाइट मैकेनिक्स इन योर डेली लाइफ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो बताया हुआ है कि आपके जो आपकी डेली लाइफ है उसमें आप देख रहे होंगे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से जो मैकेनिक्स के लॉस पढ़ते हैं, ठीक है, उस पे बेस्ड। तो आपको जो समझ में आता है, दो चार एग्जाम्पल वो आप लिख के एक्सप्लेन करिएगा किस तरीके से ये हमारे डेली लाइफ में मैकेनिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हुए ये उपयोग में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको बताना है विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल सहित किन्हीं दो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आपको ये डिस्कस, एक क्या नाम है, ब्रीफ 4 से 5 लाइन में, कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है और क्यों है, ठीक है, वो आपको डिस्कस क्या नाम है, लिखना है। उसके अलावा आपको कुछ क्वांटिटीज मैंने दी हैं, कुछ राशियाँ दी हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनको आपको जो है उनकी जो यूनिट होती है एमकेएस यूनिट, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाकायदा आप प्रोसेस लिख के थ्रू करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एमकेएस में ये होता है सीजीएस में होता है, किस तरीके से आता है जो जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप कन्वर्ट करिएगा। तो पहली क्वांटिटी आपकी वेलोसिटी है, दूसरा एक्सीलरेशन है, प्रेशर है, और चौथा वर्क है, पांचवा पावर है। तो ये आपका असाइनमेंट रहा, इसको सभी लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या है, सॉरी। तो यूनिट सेकंड पे मूव करते हैं, जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, देखते हैं कि हमें यूनिट सेकंड में क्या क्या पहले पढ़ना है। तो बात करेंगे अगर यूनिट सेकंड में हमारे सिलेबस की, तो एक सेकंड ओपन करते हैं मेरी। ये रहा आपका यूनिट सेकंड का डिटेल सिलेबस। आपको फोर्स की डिफिनीशन या फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद क्या नाम है कि किस तरीके से मेजरमेंट की फोर्स की मेजरमेंट होती है, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट जाननी है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन जानना है, और फोर्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकायदा फोर्स का मेंशन किया हुआ है कि पॉइंट फोर्स और कंसंट्रेटेड फोर्स और यूडीएल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। फिर डिफरेंट टाइप के फोर्स के सिस्टम कौन कौन से होते हैं, को प्लेनर, प्लेनर, ठीक है, को प्लेनर और नॉन प्लेनर, दो बाकायदा मेंशन है, तो यही दो हम सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे भी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये देखेंगे। उसके बाद थर्ड आर्टिकल आपका है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, जो आपकी को प्लेनर फोर्सेस होती हैं उनको किस तरीके से रिजोल्यूट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे, मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस देखेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स देखेंगे, फिर पॉलीगॉन लॉ भी देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, इक्विवेलेंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन है, मतलब कि किस तरीके से आप इक्विवेलेंट फोर्स को निकालते हैं। ठीक है, वो होल प्रोसेस आपको समझनी है। लामीज की प्रिंसिपल समझनी है कि लामीज प्रिंसिपल कहता क्या है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ लोड पढ़ने हैं, सपोर्ट पढ़ने हैं और बीम्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम के बारे में हमको आगे थोड़ा सा डिटेल में देखना। तो थोड़ी सी ये बड़ी यूनिट है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट यूनिट। तो चलिए पेशेंस के साथ इसको आगे हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स देखिए एक तरीके से अगर डिफाइन करें तो बल जो होता है एक तरीके से इफ एक्सटर्नल कॉज, एक बाह्य कारक होता है, बाह्य कारक यानी कि बाहर से लगता है। इफ एक्सटर्नल कॉज विच इज ईदर ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और डेफिनेटली चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स हुआ बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की या तो जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन करता है।
है ना। मतलब एक बार फिर से सुनिएगा, फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या करता है कि बॉडी को जो उसकी पोजीशन होती है, जैसे कि आपको पता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, सेकंड लॉ में क्या होता है कि कोई भी बॉडी फर्स्ट लॉ में अपने पोजीशन का विरोध करती है, चेंज इन पोजीशन का विरोध करती है, अपोज करती है, ठीक है। तो जब हम फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं तो अगर बॉडी पे कोई दूसरी फोर्स लग रही है उस फोर्स के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, या तो बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर पोजीशन नहीं चेंज होगी, अगर कोई फोर्स अगेंस्ट उसके लग रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर पा रहा है, तो बॉडी के शेप में चेंज आ जाएगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे हैं वो भी बॉडी के सेंटर पे, तो नलीफाई हो जाएगी फोर्स, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर सेंटर पे नहीं लगे हैं तो वो बॉडी को रोटेट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कोई भी ऐसी क्रिया जो स्थिर अथवा समान गति से चलने वाली किसी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वही चीज, वही डिफिनीशन है कि मान लीजिए कोई हमारे पास कोई बॉडी है, या तो वो स्थिर होगी या तो किसी स्पीड से मूव कर रही होगी। तो अगर हम फोर्स उस पर लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, वो 40 की स्पीड से चल रही है, हम अचानक से पीछे से धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमने फोर्स इम्प्लीमेंट किया है। तो वही चीज लिखी हुई है कि अगर फोर्स जो एक ऐसा कारक होता है जो कि किसी भी स्थिर या समान गति से मूव कर रही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूटन के सेकेंड लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to applied force on the body। मतलब कि जो किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब हम कभी भी रेट की बात करते हैं तो हम समय के सापेक्ष बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, तो आप पहले से ध्यान में रख के चलिए कि प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, है ना, प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं। तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो वैसे तो क्या होता है, मोमेंटम द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। लेकिन चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है तो द्रव्यमान जो होगा उसमें क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट टाइम में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो किसके समानुपाती होगा, उस बॉडी पे लगाए गए बल के समानुपाती होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसपे फोर्स F लग रहा है, उसकी वजह से उसका जो चेंज इन मोमेंटम आया वो डेल P आया। मान लीजिए पहला मोमेंटम P1 था, बाद में मोमेंटम P2 हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। तो चेंज इन जो मोमेंटम है वो डेल P है, और कितने समय के लिए, ये कितने समय में ये मोमेंटम चेंज हुआ, स्मॉल डेल T टाइम में, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती K,
के इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए यहाँ पे के इक्वल टू 1 ले लिया गया है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए जब न्यूटन का सेकेंड लॉ आया था तब हमने जो है कोई भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं किया हुआ था, या कुछ भी जो क्या नाम है ग्रेविटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट सामने नहीं रखा था। तो एक तरीका था कि मान लीजिए कि फोर्स जो है 1 न्यूटन अप्लाई हो रही है, या कुछ भी यूनिट क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई हो रही है, चेंज इन मोमेंटम भी यूनिट है और चेंज इन टाइम भी एक है। तो उस केस में जो k है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो 1 हो जाएगा। और इसी को जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, ठीक है, अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप देखेंगे m v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर हम कब बोलते हैं एक्सीलरेशन, जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम मेजर करते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, विच इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमारा जो है F इक्वल टू एम ए आ जाएगा, ठीक है, F इक्वल टू एम ए आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें फोर्स की, तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो हमारी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। न्यूटन को ही हम क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर सीजीएस में बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो हमारी यूनिट होती है सीजीएस में, हम क्या करते हैं कि जहाँ पे किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करते हैं और सेंटीमीटर को, और मीटर को सेंटीमीटर में। तो फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जहाँ किलोग्राम था वहाँ ग्राम हो गया, यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया, यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें तो एमकेएस में, एमकेएस देखिए, एमकेएस में हमारा जो है केजीएफ होता है, केजीएफ। अब अगर बात करें रिलेशन न्यूटन और केजीएफ में, तो 1 केजीएफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 1 न्यूटन इक्वल टू, मैंने आपको बताया 10 रेज टू पावर 5 डाइन, जो कि किस प्रकार आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड 1000 ग्राम while 1 meter equal to 100 centimeter. So if we consider in 10 raised to power, so it would become 10 raised to power 5 dyne. So इस तरीके से हम देखेंगे तो जो हमारा 1 न्यूटन की वैल्यू आएगी वो हमारी 10 raised to power 5 आएगी। अब देखिए जो वो वैल्यू हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू 1 मानी थी, तो वहां से अगर हम देखें तो F इक्वल टू एम ए से 1 न्यूटन की अगर हम डिफिनीशन देखें तो वह बल है जो 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण, 1 केजी मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है वो उत्पन्न कर सके। मतलब ऐसा बल, या वह बल की वह मात्रा जो 1 मीटर 1 केजी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, तो उस बल को हम बोलेंगे 1 न्यूटन बल, ठीक है। ये 1 न्यूटन की डिफिनीशन हो गई। अब अगर बात करें डाइन की, तो सेम चीज, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम
कि वस्तु को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न कर सके। एक और यूनिट होती है फोर्स की जिसको बोलते हैं स्थीन, ठीक है। वह बल जो 1 मीट्रिक यानी कि मीट्रिक की अगर बात करेंगे 1000 केजी के किसी भी जो पिंड है उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके तो वो एक स्थीन के बराबर होगा। तो एक स्थीन में हमारा 1000 न्यूटन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फोर्स होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे क्या फोर्स है या नहीं। तो पहली तो बात है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फोर्स की, ठीक है। दूसरी चीज दिशा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो हमारी काम कर रही है, ठीक है। फिर जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब किस पॉइंट पे जो फोर्स है वो कार्य कर रही है उसको पॉइंट ऑफ एक्शन बोलते हैं। और उस पॉइंट से होके फोर्स की डायरेक्शन में जाने वाली लाइन में जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो उस बिंदु से होकर फोर्स की डायरेक्शन में जाने वाली लाइन को लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो इसको लाइन ऑफ एक्शन या बल की क्रिया रेखा के बारे में ये जो है एक तरीके से बल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। अब परिमाण की बात करें, सॉरी, अगर परिमाण की बात करें तो हमारा जो बल होता है उसको हम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हम केजी में नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं, न्यूटन में नाप सकते हैं, डाइन में नाप सकते हैं, ठीक है, और स्थीन में भी नाप सकते हैं, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। दिशा की बात करें तो बल की जो क्रिया दिशा होती है दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी व्यक्त की जा सकती है। क्रिया रेखा जो होती है उसकी दिशा एक सरल रेखा ही रहती है जो कि बल के क्रिया बिंदु से या जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उससे होके गुजरती है, बल की दिशा में रहती है, ठीक है। और जिस स्थान पर हमारा जो फोर्स है वो इम्प्लीमेंट होता है, लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए, मान लीजिए कोई हमारा पिंड है, कोई भी बॉडी है जिसका बिंदु है O, तो इस पे जो है हमारा कोई बल काम कर रहा है। मान लीजिए वो बल हमारा यहाँ पे P काम कर रहा है। अब ये जो है इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे काम कर रहा है, तो थीटा क्या करेगा, बल की दिशा को निर्धारित कर रहा है। हमारी बल की दिशा जो भी थीटा एंगल है वो हो गई, और P जो हमारा हो गया बल हो गया, ठीक है। अब ये बल बॉडी के ऊपर लग रहा है कि किस, उसके अलावा जो ये आपकी ये जो बल हो गया इसकी अगर हम ये लाइन आगे की तरफ से बढ़ाएं तो इसको बोलेंगे बल की क्रिया रेखा, यानी कि जिस दिशा में बल लग रहा है सेम उसी दिशा में बल की क्रिया रेखा स्ट्रेट लाइन ही होगी। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स या बल के प्रभाव की, तो बल का जो परिमाण होता है, ठीक है, वो एक रिजल्टेंट फोर्स, मान लीजिए किसी बॉडी पे कई बल लग रहे हैं तो सबको मिला के एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, ठीक है। बल की दिशा हो सकता है कि अलग अलग बल की अलग अलग दिशाएं होती हैं, ठीक है, और बल की क्रिया रेखा, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर बल के प्रभाव की बात करें तो जो बल होता है वो किसी भी पिंड की, अगर कोई मान लीजिए एक स्थिर पिंड है तो उसमें क्या करेगा, या तो उसकी पोजीशन को परिवर्तित कर देगा या परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और
अगर कोई बल मान लीजिए उसको स्टेबलाइज कर रहा है और दोनों बल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहे हैं उस बॉडी के, तो अगर वो दोनों बल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहे हैं तब तो क्या करेगा कि एक बैलेंस क्रिएट करेगा। अन्यथा की दशा में क्या करेंगे, वो दोनों बल बॉडी को रोटेट करा देंगे या विरूपित कर देंगे या बॉडी की शेप को बदल देंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए बल बॉडी से, कोई भी आपका पिंड है उससे दूर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो वो क्या करेगा, बॉडी में खिंचाव उत्पन्न करेगा, है ना। तो उसको टेंसाइल फोर्स या खिंचाव या तनाव बल बोलते हैं। अगर बॉडी की तरफ काम करेगा, बॉडी की तरफ काम करेगा, सॉरी, उसके बाद अगर बॉडी की तरफ काम करेगा और बॉडी को कंप्रेस करने का प्रयास करेगा तो वो हमारा क्या बल होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस की, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि अगर किसी बॉडी पे मान लीजिए कई बल लग रहे हैं तो ये बल एक दूसरे पे किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं होते हैं। मतलब वो इंडिविजुअली जो है अलग अलग बल अलग अलग तरीके से बॉडी पे कार्य करेंगे, या जो अन्य बल हैं उनको कोई भी बल प्रभावित नहीं करता है, ना तो मैग्नीट्यूड वाइज ना तो डायरेक्शन वाइज। ठीक है। मतलब कि किसी बॉडी पे एक से अधिक बल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी भौतिक माध्यम, यानी कि कोई हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जिसके द्वारा ही हम बल को इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके लिए हमें किसी फिजिकल माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। जैसे आप किसी क्षण से किसी को ढकेल सकते हैं, है ना, अपने हाथ से किसी को ढकेल सकते हैं, तो हमारे पास एक फिजिकल मीडियम है ना फोर्स लगाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब हमारे पास फिजिकल मीडियम ही हो तभी हम फोर्स को इम्प्लीमेंट किसी पे कर पाए। ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो है बिना फिजिकल मीडियम के भी हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रॉपर एग्जांपल आप देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होती हैं या आपकी क्या नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं, इनके लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर बात करें जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन्स ने क्या बताया था कि एवरी सिंगल एक्शन हैज अ रिएक्शन। अगर कोई क्रिया है तो डेफिनेटली उसकी जो है प्रतिक्रिया होगी। मतलब कोई भी जो बल क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जो है वो बॉडी लगाएगी। अब जो ये प्रतिक्रिया होती है ये बॉडी द्वारा लगाई गई जो है रेजिस्टिव फोर्स होती है अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स। जो हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी क्या करती है, इक्वल अमाउंट में फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करती है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई टुकड़ा है, कोई भी बॉडी है जो कि एक मेज पे रखी हुई है ना। अब इसका मान लीजिए मास m है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ कार्य कर रही होगी। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वजह से जो ये मेज है ये भी इस जो बॉडी है इस पे एक फोर्स लगाएगा और उसको बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स या रिएक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो बॉडी का क्या नाम है वेट है वो चूंकि डायरेक्टली डाउनवर्ड लगता है ना, सरफेस के नीचे की तरफ जो है
वो लगता है, तो इसके अपोजिट लगेगा जो वो रिएक्टिव फोर्स होगा। तो रिएक्टिव फोर्स जो होगा वो क्रिया बल जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड में कार्य करता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे लाइन ऑफ एक्शन, तो ये आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, ये रिएक्टिव फोर्स हो गई। हम एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके से कि जब एक वस्तु दूसरी के संपर्क में आती है तभी बल क्रिया कर सकते हैं, और क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया बल लगते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो बॉडी के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, और बल जो क्या करता है वो उसकी अवस्था परिवर्तन कराने का प्रयास करता है। तो उसी मॉलिक्यूल्स के वजह से जो फोर्स अप्लाइड होता है बॉडी पे उसके अगेंस्ट में एक फोर्स जो है वो काम करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अब अगर बात करेंगे बल के प्रकार की, तो देखिए बेसिकली जो फोर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक डेड फोर्स होता है और एक जिसको परिवर्तनीय फोर्स बोलते हैं। परिवर्तनीय फोर्स मतलब कि देखिए डेड फोर्स जब बॉडी हमारी एक पोजीशन में रहती है, फिक्स पोजीशन में रहती है, तो जो उस पर फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं डेड फोर्स। और अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइम पे जो बॉडी में फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं परिवर्तनीय फोर्स। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम जो हमें डिस्कस करना है, हमें देखना है वो परिवर्तनीय फोर्स के बारे में देखना है। तो परिवर्तनीय फोर्स का सबसे प्राइम एग्जांपल है कि मान लीजिए आपकी ट्रेन जब पुल से मूव करती है तो वहां पे जो पुल का स्ट्रक्चर होता है सॉरी जो पुल का स्ट्रक्चर होता है जिसपे क्या नाम है रोड बनी रहती है, जिसपे पुल टिका रहता है, उस पे जो फोर्स इंप्लीमेंट होता है वो जो होता है वो वेरिएबल लोड होता है, फिक्स लोड ना होके वो परिवर्तनीय फोर्स जो है उस पे इंप्लीमेंट होती है। वही अगर हम बात करें फिक्स या डेड वेट की, तो डेड फोर्स जो होता है वो हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके मकान हो गए, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो है हमारा फिक्स लोड या डेड लोड कार्य करता है। अब अगर बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेड लोड, तो कंसंट्रेटेड फोर्स होती है या पॉइंट फोर्स जिसको बोलते हैं। पॉइंट फोर्स किसी एक जगह पे कार्य करती है, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पे जो है कार्य करती है, और जहां पे एरो मार्क्स होगा वहीं पे हमारा पॉइंट फोर्स काम करेगा। जनरली जो आपकी बीम्स वगैरह होती हैं उस पर जो है कंसंट्रेटेड फोर्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीम है, देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन का कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ पे 4 न्यूटन का और यहाँ पे 18 न्यूटन का। तो ये सारी क्या है, कंसंट्रेटेड फोर्स है जिनको एरो से दिखाया गया है, एरो हेड के थ्रू। उसके अलावा बात करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूडीएल जिसको बोलते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से, सम वितरित, है ना। तो आप देखिए ये समान रूप से पूरे बीम पर एक फोर्स लगा हुआ है, और फोर्स की जो क्वांटिटी है वो है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि पर 1 मीटर पे 8 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अगर इस तरीके से हम टोटल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, और ये लेंथ हम देखते हैं 4, तो 8 चौक 32, टोटल फोर्स जो सॉरी टोटल जो यूडीएल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है वो 32 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अबे द बॉडी कोई फोर्स काम करता है, कोई भी 2 फोर्स जो अबे द बॉडी जाके काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दूर दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसको जो है
टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। उसके अलावा जब जो फोर्स होता है वो इनटू द बॉडी कार्य करता है, जो दो कंसेक्यूटिव दो क्या नाम है इक्वल फोर्स होते हैं और वो इनटू द बॉडी कार्य करते हैं, बॉडी के अंदर की तरफ जाते हुए कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स को प्रेस करने का कार्य करते हैं दोनों के बीच में, और दबाव बनाने का कार्य करते हैं, फोर्स लगाने का कार्य करते हैं, जिससे कि उनके बीच की गैपिंग कम हो जाए। तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। तो जनरली आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आपकी धागा हो गया या स्ट्रिंग हो गई, कोई भी रस्सी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि हमारा टेंसाइल फोर्स तो कार्य करता है, लेकिन वो कंप्रेसिव फोर्स के लिए आप देखेंगे कंप्रेसिव फोर्स कितना भी अप्लाई करें तो उसके थ्रू जो है ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। तो हमने जो है आज तक जो चीज़ें बेसिकली डिस्कस करी वो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है पहले उसके बारे में जाना, उसका किस तरीके से हम फार्मूला डिराइव करते हैं F=ma, उसको हमने देखा। टाइप्स ऑफ फोर्स देखा, किस तरीके से कितने प्रकार की फोर्सेस होती हैं और कितने प्रकार के फोर्स जो होती हैं उसके बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस करा कि कौन कौन सी फोर्स जो है होती हैं। ठीक है। तो अभी जो है हम ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और जो रिमेन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और आप लेक्चर को प्रॉपरली सही तरीके से देखिए और जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।